प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में कुछ चर्चा की थी जो कि एजी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए वीडियोज़ बनी थी। आज की इस वीडियो में जो बायो वर्क के लिए स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर क्लास के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट लेसन हमारा है। फर्स्ट लेसन क्या, सबसे पहली यूनिट देखते हैं। पहली यूनिट हमारी है सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में अलग अलग चैप्टर दिए हैं। इस यूनिट के अंतर्गत आने वाला जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। नाम से ही स्पष्ट है, सजीव जगत। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर के माध्यम से हम जो भी अध्ययन करेंगे वो सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड। इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, सबसे फर्स्ट है टॉपिक जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। जीवन क्या है। सजीवों में कुछ विशेष उनके लक्षण होते हैं, तो उनको हम अलग अलग टॉपिक वाइज देखेंगे। जीवन सबसे पहले समझते हैं कि जीवन क्या है। तो जीवन की परिभाषा क्या हो सकती है, जीवन की परिभाषा क्या हो सकती है। कुछ जीवधारियों में जो उनके विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे गमन है, संचलन है, गमन या संचलन है, आकार आकृति है, उपापचय है, श्वसन है, पोषण है। ये सब चीज़ें अगर किसी ऑर्गेनिज्म में उपस्थित हैं तो उसे हम जीवित मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जीवद्रव्य है उसमें सजीवों की भांति अगर मूवमेंट हो रहा है, लक्षण उनमें दिख रहे हैं, तो वे जो है जीवित कैटेगरी में आएंगे और इन सबको सामूहिक रूप से हम लाइफ या जीवन कह सकते हैं, जीवन के ये घटक माने जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जो सजीव होते हैं हमारे, उनके कौन कौन से बेसिकली लक्षण होते हैं, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एक एक हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा आकार। आकार, जितने भी जीवधारी होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार होता है, एक स्वरूप होता है। कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो एनिमल हो या पादप हो, एक आकार हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा आकार के बाद कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन का मतलब क्या होता है। प्रत्येक जीवधारी का जो शरीर होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिकाओं के बारे में, सेल्स के बारे में जो हमारा विस्तृत डिटेल है वो चैप्टर है हमारा कोशिका संरचना तथा कार्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि कोशिकीय संगठन है क्या। तो जो सेल्स होती हैं हमारी, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के संगठन के आधार पर जीवधारी भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीवधारी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ होते हैं बहुकोशिकीय। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यहाँ पर देखो लिखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होंगे और एक कोशिकीय जीवधारी होंगे, सबसे प्राचीनतम होंगे, सबसे आद्य होंगे। और जो यूकैरियोटिक होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, ये जो है सबसे विकसित वर्ग के जीवधारी होंगे। नेक्स्ट है हमारा गमन तथा प्रचलन। गमन और प्रचलन। गमन तथा प्रचलन अगर देखा जाए तो जंतुओं में होता है। पौधे भी सजीव कैटेगरी में आते हैं, पौधे भी सजीव कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनमें गमन और प्रचलन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि वे एक ही स्थान पर स्थिर बने रहते हैं, उनमें संचलन और गमन
मूवमेंट जैसी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो गमन और संचलन के बाद हम देखेंगे अगली जो भी क्रियाएं होती हैं, पोषण तथा पाचन। पोषण तथा पाचन, जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें पोषण तथा पाचन होता है। ये उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं होती हैं। पोषण और पाचन के माध्यम से जो जीवधारी होते हैं वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्वसन। रेस्पायरेशन। श्वसन की क्रिया चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, दोनों में होती है। श्वसन की क्रिया में वास्तव में श्वसन है क्या, श्वसन की डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। आम तौर पे हम श्वसन की परिभाषा के अंतर्गत ये जानते हैं कि सांस लेना, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही श्वसन है। लेकिन ये सटीक परिभाषा नहीं होती। श्वसन की सटीक परिभाषा ये नहीं होती है। श्वसन के अंतर्गत होता क्या है, जो सेल्स होती हैं, हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा रिलीज होती है, जो ऊर्जा कोशिकाओं में पहुंच करके और जैविक कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करती है। तो श्वसन की क्रिया चाहे जंतु हो और चाहे पौधा हो, दोनों में होती है। नेक्स्ट हमारा जो तुम्हारा सजीव, क्या नाम है, सजीव के लक्षण है वो है परिसंचरण। परिसंचरण को सर्कुलेशन कहते हैं, इंग्लिश में सर्कुलेशन। परिसंचरण की क्रिया जीवों में होती है। इसके माध्यम से जो हमारे घुलित अवस्था में, ब्लड में, रक्त में घुलित अवस्था में जो प्रोटीन्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं या भोज्य पदार्थ होते हैं, वो पूरी बॉडी में संचारित होते हैं, पूरे शरीर में संचारित होते हैं। यही क्रिया अगर देखी जाए तो अगर हम पौधों की बात करें तो उनमें भी ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन के माध्यम से जो है जो एब्जॉर्ब किए गए मिट्टी में एब्जॉर्ब किए गए जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो पौधे के भिन्न भिन्न क्षेत्रों तक पहुँच जाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम नामक उनमें भी ऊतक होते हैं जो परिवहन का कार्य करते हैं। और हम लोगों में, जंतुओं में जो परिसंचरण होता है उसके लिए परिसंचरण संबंधी अंग पाए जाते हैं, जैसे हार्ट है हमारा, हृदय है, धमनी और शिराएं हैं। इनके माध्यम से बॉडी के सभी पार्ट्स में जो घुलित अवस्था में जो प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं वो पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा जो घटक है, लक्षण है सजीव के, वो है उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन शब्द बना है एक्सिट से। एक्सिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती हैं, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर में जमा होना उनका जो है नुकसानदायक हो सकता है। उनका समय समय पर शरीर के बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद, उपापचयी क्रियाओं के होने के बाद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका शरीर के बाहर निकलना ही, समय समय पर शरीर के बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन की क्रिया में जितने भी अंग सहायक होते हैं वो उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं। मानव में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सहायक उत्सर्जी अंग और मुख्य उत्सर्जी अंग। सहायक उत्सर्जी अंग के रूप में जैसे हमारा त्वचा है और नाक है, फेफड़े हैं, यकृत है, प्लीहा है, ये सब सहायक उत्सर्जी अंग में आ जाते हैं। और जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वो वन पेयर किडनी, एक जोड़ी वृक्क होते हैं। तो ये हमारे जो है सजीवों के लक्षण हैं। अगला जो लक्षण है वो है वृद्धि, ग्रोथ। सभी सजीवों में वृद्धि होती है। मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के बाद, उपापचयी क्रियाओं के बाद जो शरीर की वृद्धि होती है, जो उनका बाह्य स्वरूप होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है, उनमें जो बढ़ोतरी होती है, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। अगर हम वृद्धि की बात करें
तो पौधों में भी वृद्धि होती है और जंतुओं में भी वृद्धि होती है। जंतुओं में और पौधों में वृद्धि दोनों में होती है, दोनों सजीव हैं, लेकिन अंतर है। जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित आयु तक होती है, उसके लिए आयु निर्धारित होती है। जबकि अगर हम पादप की बात करें, पादपों में वृद्धि की कोई आयु निश्चित नहीं होती है और इनमें वृद्धि क्षेत्र नहीं होते। जंतुओं में वृद्धि क्षेत्र नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जितने भी अंग होते हैं वो समान रूप से वृद्धि करते हैं, जबकि पादपों में वृद्धि क्षेत्र पाए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से वृद्धि होती है। तो ये तो जो है एक फैक्टर हो गया, एक लक्षण हो गया वृद्धि सजीवों का। और अगला जो हमारा लक्षण है सजीवों का वो है जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सजीवों का एक लक्षण। जनन क्या होता है? इस सृष्टि में उपस्थित जितनी भी जीवों की जातियां हैं, चाहे वो पादपों की हों चाहे जंतुओं की हों, अगर उनको उनकी जातियों, उनकी वंश की निरंतरता बनी रहनी है तो उनमें जनन की क्रिया अवश्य होगी। जनन की क्रिया के अंतर्गत जितने भी जंतु होते हैं वो अपने ही समान प्रकार की जातियों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो जंतु हो अथवा पादप हो। तो अब जो है इन लक्षणों के बाद हम देखते हैं कि जो जंतु होते हैं और जो पौधे होते हैं इनमें कौन कौन से बेसिक अंतर हो सकते हैं, उनको देख लेते हैं। जंतुओं और पौधों में कौन कौन से अंतर होते हैं, चूँकि दोनों सजीव हैं और सजीवों के लक्षण ही हम पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं पौधों में, पादपों में और जंतुओं में कौन कौन से अंतर होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो जो पौधे होते हैं स्वपोषी, अपना भोजन निर्माण स्वयं कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, स्वपोषी कैटेगरीज में आते हैं। और जंतु जो होते हैं ये परपोषी, भोजन के लिए किसी पौधे पर या किसी दूसरे अन्य जंतु पर आश्रित होते हैं। अगला अंतर अगर हम देखें, गमन। पौधों में गमन नहीं होता है, जंतुओं में गमन होता है। अगला अंतर क्या हो सकता है? वृद्धि क्षेत्र पाए जाते हैं, वृद्धि क्षेत्र पाए जाते हैं, वृद्धि क्षेत्र नहीं होते, वृद्धि क्षेत्र नहीं होते। नेक्स्ट अंतर क्या है? पादपों में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतुओं में हरित लवक नहीं होते, हरित लवक नहीं होते। इस प्रकार से कुछ बेसिक अंतर होते हैं पादपों और जंतुओं में। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जंतुओं का क्लासिफिकेशन, जीवों का क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो है हम जीवधारियों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और उसकी आवश्यकता क्या है, क्लासिफिकेशन के जनक, वर्गीकरण के जनक कौन है, उन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि जो सजीव होते हैं उनका शरीर कैसे बना होता है, उनमें जीवन की कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन से लक्षण होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है किस आधार पर किया गया है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके जनक कौन है।